नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट का बहुत वेट कर रहे थे, तो हम लोग जैसे कि यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसमें जो आपके पूरा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे भी कर रहे हैं, जो लोग इसका वेट कर रहे थे, उनके लिए अगला प्रैक्टिस सेट आज है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन प्लीज़ बता दीजिए, जिससे कि उसको करेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष के रूप में पूछा गया, किसको मनाया जाता है। लोहांग, मुरंग, लोसार या फिर मायो को। तो लोसार को मनाया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसके बाद एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एम कोष होता है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 18, 2, 1 या फिर 8। तो कितने होते हैं, 18 अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर दरबार किस राज्य में जहाँ बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या फिर छत्तीसगढ़। तो ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मेहरगढ़, आपने ये नाम भी सुना होगा, मेहर दरबार, मेहरगढ़ ज़्यादातर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनकी पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो वयस्कों की तुलना में किशोरों की अधिक होती है, ये बात कही गई है। इसके बाद किशोरों की आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल यहाँ पे दूसरा आंसर सही है। मतलब जो आपका कथन 2 है वो सही है। ठीक है, इसके बाद पहला कथन गलत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की कोशिका भित्ति के बाहरी परत को क्या कहते हैं। जो आपकी सेल होती है, ठीक है, उसमें पूछा गया कि उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म या फिर ग्लाइकोकैलिक्स या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम, फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। बड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाता है, तो ये आपको प्रशांत महासागर के तट तक जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संविधान से रिलेटेड है, तो इसको भी देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद पूछा गया कि जो न्यायपालिका आपकी होती है उस कार्यपालिका से अलग करता है। ठीक, तो यहाँ पे है अनुच्छेद 74, 143, 50 या फिर 144। तो कौन सा करता है, आर्टिकल 50 आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, मतलब कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाग 10, भाग 12, भाग 9B या फिर भाग 4A। तो ये सबको ही पता होता है, भाग 4B में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। जो मंगोल के शासक चंगेज खान थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, यहाँ पे पूछा गया है। 2010 में, 1219 में, 1227 में, 1235 में। 2010 में तो ज़्यादा ही नया दे दिया गया है। ठीक है, तो कब हुई थी, 1227 में हुई थी। आप लोग डेट भी याद रख सकते हैं, 18 अगस्त 1227। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये 1651 में पूछा गया है, तो किसने की थी, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, सबसे पहले उस विकल्प का चयन करें जिसको तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। जैसे कार गैराज, मतलब जो कार होती है वो कहाँ खड़ी की जाती है, गैराज में खड़ी की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हवाई जहाज कहाँ पे खड़ा किया जाएगा, तो इसको हम लोग देखते हैं।
हवाई जहाज कहाँ पे खड़ा किया जाएगा? तो सबसे पहले तो ऑप्शन दिया है हैंगर, ठीक है, फिर आकाश, विमान चालक, विमान दौड़ पट्टी, ठीक। तो हवाई जहाज आपका कहाँ पे खड़ा होता है? विमान दौड़ पट्टी पे खड़ा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, इनको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। तो हमें सबसे पहले और दूसरे का संबंध देखना है, जो संबंध यहाँ पे लागू होगा वही हम लोग इसका जो भी आंसर आएगा उसमें करेंगे। तो ए के सी दिया गया है, मतलब ए में हम लोग कितने और आगे बढ़ गए? 2 आगे बढ़ गए, +2, ठीक है। इसके बाद जे का एच दिया गया है, जे का एच दिया गया है। तो जब ए बी सी डी करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब आपने देखा जे जो है वो बाद में आता है, एच पहले आ जाता है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, ठीक है। मतलब जे और एच में जो संबंध है वो किसका है? -2 का। इसके बाद ई है, फिर जी है, फिर ई एफ जी, 2 फिर से प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे ई और जी में जो है फिर से 2 प्लस हो रहा है। टी और आर यहाँ पे भी -2 हो रहा है, मतलब पहले +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी निकाल लेंगे इसको। इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जैसे जी में सबसे पहले तो +2 करेंगे क्योंकि पहले +2 हो रहा है, ठीक है। तो जी ए बी सी डी जी एच आई, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका आई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आएगा, फिर -2 होगा। तो k का जब -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? जब k से -2 करेंगे तब भी आपका i आ जाएगा। तो यहाँ पे i हो गया, यहाँ पे i हो गया, ये i है, ठीक है। तो जब q में हम लोग +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा s आ जाएगा, ठीक है। और फिर n में हम लोग क्या करेंगे? -2, तो l आ जाएगा। तो i i s l, 2 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी आपका ए बी सी डी के हिसाब से ही है। तो जिन लोगों ने पहले देखा है, तो इसमें क्या करते हैं, ए बी सी डी आप नंबरिंग कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया 11 12 13 14 15, ये हो गया 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। इतनी नंबरिंग हुई, इतनी चीज़ समझ में आ गई। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखे जाए सबसे पहले नंबरिंग कर लो। वैसे भी आप जब एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो, क्योंकि ये ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे रीजनिंग का पूछ ही लेंगे जिसमें आपको ये लिखने की आवश्यकता होगी। तो आप पहले ही लिख के रख लो तो आपको टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिया गया सा, इसका कोड वर्ड दिया गया 8264। तो ये कोड वर्ड कैसे आया हम लोग ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सब यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है SAW को कितना लिखा गया है? 8 2 6 4। तो ये कैसे आ गया आपका? तो सबसे पहले 27 में से हम लोग क्या करेंगे, यस को कितना लिखा जाता है? यहाँ पे देखो, यस को 19 लिखा जाता है। तो 27 में से 19 को जब घटाया तो कितने आ गए? 8, ठीक है। अब ए को इसी प्रकार से फिर 27 में से जब ए का कितना कोड वर्ड है? 1 है, उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 26, ठीक है। इसके बाद क्या है? डब्लू है, ठीक। और डब्लू का कोड वर्ड यहाँ पे देखेंगे कितना है? डब्लू 23, ठीक। तो 27 में से ही इसको 23 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4। तो यही कोड दिया गया है। अब आप लोग पूछेंगे 27 कहाँ से आ गया? तो 27, यही रीजनिंग का यही खेल है कि आप कौन सा तरीका लगा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग का कोई एक तरीका नहीं होता है। अब यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस ही बन रहा है कि 27 में से
जो इसका नंबर है उसको घटा के ये कोड आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कडल है। ठीक है कडल को क्या किया, इसी प्रकार फिर 27 से घटाएंगे। जैसे अब कडल हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो 27 वाला हम लोग देख लिया, इसके बाद कडल है, DDLE। अब कडल का नंबरिंग कितनी है, सी की 3 होती है, 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 24। अब देखते रहना, ये 24 आ गया। ठीक है, फिर यू का कितना होता है 21, फिर 27 में से 21 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से डी, 27 में से डी का कितना है, यहाँ पे ABCD 4, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 23। फिर से डी है, 27 में से 4 घटाएंगे फिर 23 आ जाएगा। फिर से कितना है आपका, फिर है एल। अब एल को देखो 12 है, तो 27 में से कितने घटाएंगे 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ई का कितना है 5, फिर 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22। अब देखो यही पूरा कोड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई चीज, मतलब जितने भी नंबरिंग है सबको 27 से घटाया फिर उसका कोड आ रहा है। अब पूछा गया है कि तो जो मेडुला दिया गया है को कैसे कोडबद्ध करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे भी वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपका मेडुला है तो एम का कितना होता है 13 होता है, 27 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14। ठीक है, इसके बाद फिर ई है 5 होता है, तो फिर 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे डी का 4 है, तो 27 में से 4 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23। फिर क्या है 27 में से किसको घटाएंगे, अब डी के बाद है आपका यू का कितना होता है 21 होता है, तो 27 में से 21 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, फिर कौन सा है आपका एल है, मतलब डबल एल है, तो 27 में से 2 बार एल का जो कोड वर्ड है उसको घटा देंगे, तो एल का कोड वर्ड होता है 12, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 15। ठीक है, फिर से 27 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 15। लास्ट में है आपका ए, और 27 में से ए का कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना बचेगा 26। ठीक है, अब देखो ये 14, फिर 22, 14 22, फिर उसके बाद 23, 23 हो गया, फिर कितना है 6, 6 हो गया, फिर 15, फिर 16 यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, 15 15, फिर 26 है, ये भी नहीं होगा, 15 15 26, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सीक्वेंस। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है क्योंकि अलग से यहाँ पे पेज कैसे ही ऐड करने हैं, तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, आप लोग शेयर करते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर करो, थोड़े कुछ सोर्स ऑफ इनकम बने तो और भी चीज़ों की व्यवस्था करके आपको और अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहाँ पे ए आंसर सही होगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है और आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी अपनी मेहनत कर रही हूँ, आप भी अपनी मेहनत करो। मुझे ये है कि आप लोग की बस जॉब लग जाए। ठीक है, फिर वो चीज़ सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि मेहनत वहीं दिखेगी जब आपकी लग जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर का। ठीक, तो ये कोडिंग वाले समझ में आ गए, ABCD सिंपल लिखो उससे सारी चीज़ें निकल आती हैं। हाँ, किसी किसी में कोई सीक्वेंस जैसे 27 वाला है तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि आपके दिमाग में ये क्लिक रहे कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा भी सीक्वेंस बन सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे विक्ट्री का कोड ये लिखा गया है, फिर इसका पूछा गया है, तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके लेके आएंगे और आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका बी आएगा, या फिर और कोई भी आंसर आता है, यहाँ पे आंसर की बात नहीं है, आप देख लेना कौन सा आंसर आता है, आप पूरा करके लेके आएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह समान है। ठीक है, जबकि एक असंगत है,
असंगत का चयन करें। अब असंगत भी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ए बी सी डी का ही पूरा सीक्वेंस दिया गया है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप चारों का पूरा एक पैटर्न बन रहा होगा, मतलब इसमें से 3 का एक पैटर्न बनेगा, आप ए बी सी डी लिखेंगे, उनकी कोड वर्ड लिखेंगे, तीनों में क्या पैटर्न बन रहा है, एक होगा जिसका पैटर्न नहीं बन रहा होगा, ठीक है, तो वही असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब ये मैं करवा नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप करके नहीं लाएंगे, मैं इसलिए और नहीं करवाती हूँ कि ये आप खुद करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपको ही करना है जाके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब क्या यहाँ पे पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया गया है, इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। अब देखो 2 और 5, तो 2 में कितने जोड़े, तो 5 हो गए 3, ठीक है। इसके बाद 5 और 11, इसमें कितने जोड़े, प्लस 6 जोड़े तो 11 हो गया। 11 में कितने और जुड़ेंगे, प्लस 12 जुड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 23 में कितने जुड़ेंगे, यहाँ पे 21 जोड़ेंगे तो कितने आएगा, 44। अब 44 में जब हम लोग कितने जोड़े हैं, ये सीक्वेंस पता ही नहीं है कितने जोड़े हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे खाली स्थान ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब इसमें से भी इसका डिफरेंस निकालो, ठीक, ये भी एक तरीका है। अब जैसे 3 और 6 में कितना कितने का डिफरेंस है, +3 का। और 12 और 6 में कितने का है, 6 का। और 12 और 21 में 9 का, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद अभी भी कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, फिर से यहाँ पे निकाल सकते हैं। 6 और 3 में 3 का, 9 और 6 में 3 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का बन रहा है, तो 3 का यहाँ पे जब गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे 3 का और करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएंगे, ठीक है। अब 12 के हिसाब से यहाँ पे जब करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, तो मतलब 21 में हम लोग जब 33 और जोड़ देंगे, सॉरी जो 44 दिया है ना आपका यहाँ पे फाइनल, 44 में जब हम लोग 33 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 77, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको 2-3 बार करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। यहाँ पे भी श्रृंखला दिया गया, अगले पद का चयन करना है। ये श्रृंखला दी है, ये आप लोग खुद करके लेके आएंगे, ABCD वाला ही है। सीक्वेंस आप पूरा नंबरिंग करना, देखना क्या सीक्वेंस बन रहा है, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ए आंसर आपका निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस दिया गया, पहले ये अल्फा यहाँ पे था, फिर ये हो गया, फिर ये खसक के इधर आ गया, और ये वाला जो है यहाँ बीच में आ गया। इसी प्रकार से ये यहाँ पे जब बढ़ गया, पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, अब फिर यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे पहले था, फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे बढ़ा, तो अब कहाँ पे जाएगा, आपका सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, उसको देख के आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने करे भी हैं सारे प्रैक्टिस सेट में, तो ये आपको आना भी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पैटर्न यहाँ पे देखते हैं कि किसका किसका पैटर्न बन रहा है। इधर वाला देख लो, ऐसे कि तो नहीं बन रहे हैं, अगर ऐसे नहीं बन रहे हैं तो इधर इधर वाले देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या होगा, 350/50 और इंटू 8 करेंगे, 0 से 0 गया, 5 सत्ते 35, 7 अट्ठे 56। अब क्या ये हुआ, बीच वाली संख्या आ गई, ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या, 192 बटे करेंगे 48, और फिर यहाँ भी 8 का करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे संख्या कौन सी होनी चाहिए, मान लो यहाँ पे x है, ठीक है, कितने का गुणा होगा, 30 का, सॉरी भाग कितने का होगा, 30 का, और 8 बराबर कितने आएगा, 40 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये x इधर ही लिख लो, ठीक है, और 30 को उधर कर देंगे, 40 गुणे 30, और ये 8 है जो वो बटे में चला जाएगा, तो 8 पंच 40 और 5 3 15, 8 16 32 32 40 15, ठीक है, 5 3 15, तो x बराबर कितना आ गया, 150,
अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये वाला निकालना है, यहाँ पे ये वाला निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब ये दिशा वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने कई बार बताया है। ठीक है, इस बार आप लोग करके लाएंगे। पूरब किधर होता है, पूरब पश्चिम में बता दे रही, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो ये आप लोग करके लाएंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी आना चाहिए। ठीक है, आप लोग करके नहीं लाते हैं। मॉक टेस्ट बच्चे कमेंट करेंगे मैम अगला मॉक टेस्ट, अगला मॉक टेस्ट। तो आप लोग करके तो लो, आप लोग मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? जॉब नहीं चाहिए किसी को क्या? अगर जॉब चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जितने मैंने आज क्वेश्चन दिए सबके आंसर जरूर करना। ठीक है, अब यहाँ पे संबंध वाले क्वेश्चन है, इनको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या बोले, पी क्यू की बहन है। तो सबसे पहले पी को तो क्यू का बहन बता दो। पी क्यू की बहन है, मतलब एक ही लेवल हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या आएगा। और आर की माँ है। जो पी है क्यू की तो बहन है और आर की माँ है, तो आर मतलब उसकी बेटी हो गई। ठीक है, इसके बाद एस डब्ल्यू की बहू है। अब ये कोई अलग ही है, एस डब्ल्यू की बहू है। तो यहाँ पे डब्ल्यू इधर आएगा, एस इधर आएगी, ये इनकी बहू हो गई। ठीक है, और क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है। अच्छा, एस जो है डब्ल्यू की तो बहू है और क्यू की पत्नी है, इनकी पत्नी है। ठीक है, यहाँ पे एस मतलब ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, पति पत्नी। और ये दोनों कौन है, पी क्यू की बहन है, मतलब ये सिस्टर हो गई। तो ये इनकी एस भाभी हो गई। ठीक है, इसके डब्ल्यू का पौत्र एम है। डब्ल्यू का पौत्र मतलब एस का जो बेटा है वो एम, पौत्र वही तो हो गया। ठीक है, इसके बाद है डब्ल्यू का पौत्र एम, पी का भतीजा है। एम पी, हाँ, जब इनका ये पौत्र है तो ये पी का भतीजा भी हो गया। और बी का भाई है, डब्ल्यू का पौत्र एम, बी का भाई है। अब इसका कोई भाई है बी। ठीक है, तो क्या पूछा है, डब्ल्यू के केवल दो बच्चे हैं। डब्ल्यू के केवल दो बच्चे हैं, तो कौन कौन से, एक तो पी हो गया और क्यू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एस इनकी बहू है तो ये बेटा हो गया, ये इनकी डब्ल्यू की बेटी हो गई। ठीक है, क्यू का वी से क्या संबंध है, क्यू का वी से संबंध पूछा गया है। यहाँ कितना सिंपल सा है, ये पति पत्नी हो गए, ये इनका बेटा है और ये तो ये पिता ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम से। अब कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, पूछे नहीं जाते, सिलेबस में नहीं है। तो जो आपका डेटा सफिशिएंसी है, आप जब सिलेबस देखेंगे, अब डेटा सफिशिएंसी दिया गया है ना, तो उसी में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक बार आप केवल प्रैक्टिस कर लो, अगर आ गया तो कर देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्नातक साक्षर परिश्रमी मतलब ग्रेजुएट लिटरेट हार्ड वर्किंग। तो इनका संबंध बताना है कि कौन सा डायग्राम है इनका संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ग्रेजुएट लिटरेट मतलब जो ग्रेजुएट होगा वो लिटरेट भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे डी ही संबंध बता रहा है, क्योंकि ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कथन कथन दिए गए, उनको पढ़ के आपको आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कोई भी बोतल कलम नहीं है। तो ये बोतल हो गई, ये कलम मतलब पेन हो गया, तो ये इनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इनका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद सभी जग बोतलें हैं, सभी जग बोतलें हैं, मतलब ये बोतल है तो यहाँ पे ये जग हो गया। ठीक है, अब क्या है, कुछ जग कलमें हैं। जग तो बोतल के अंदर है तो कलम कैसे ही हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। कोई भी जग कलम नहीं है, कोई भी जग, क्योंकि कोई बोतल
यहाँ पे देखो संबंध, देखो इन दोनों में संबंध नहीं है और इसकी जो बोतल है उसमें ही जग का संबंध दिखाया गया है, तो कोई भी जग कलम नहीं है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ बोतलें जग हैं, कुछ बोतलें जग हैं। हाँ, तो ये बोतल है, ये जग है, तो एक दूसरे से थोड़े से रिलेट करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक पंक्ति में 7 सहेलियां बैठी है। ज्योति प्रिया के ठीक दाएं और तृषा के बाएं बैठी है। अदिति अक्षया के ठीक दाएं और बैठी है। अदिति और प्रिया बीच एक व्यक्ति है। तृषा और दीक्षा के बीच 2 व्यक्ति हैं। अनिका और प्रिया के बीच 2 व्यक्ति हैं। सबसे दाहिनी छोर पे कौन बैठा है? ऐसे क्वेश्चन मैंने जो भी पिछले प्रैक्टिस सेट करवाए हैं सारे में ही करवाया है, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, इसको करके लाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये फिर से कागज फोल्डिंग वो कटिंग वाला आ गया, कैसे कैसे कट करना है। तो ये लोग अगर आप कर रहे हैं या फिर नहीं भी अगर इसको कर रहे हैं तो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग से ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अगर कर लेंगे तो सही रहेगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना मतलब आएगा भी तो एक आध ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर बता दी 25 का डी आंसर हो जाएगा, और कटिंग करके पूरा करेंगे। ठीक है, अब इसमें दिया गया है, इसमें ये आकृति बतानी है, किसके अंदर ये आकृति है। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, इसके अंदर ये आकृति छुपी हुई है। अब ये दर्पण मतलब मिरर का पूछा गया है कि इसको मिरर में कैसा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा, जब मिरर में इसको सामने लिखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये लोग आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें अच्छा भी लगता है, करने में भी मजा आता है। अब ये पासा बॉक्स का दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं। एक घन का चयन करें जिसे दी गई सीट अनफोल्ड रेखा पर मोड़कर बनाया गया है। ठीक है, मतलब इसको ये जो बनाया गया है इससे एक घन बनाएंगे तो क्या दिखेगा, तो जब इसको मोल्ड करके बनाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये सब पेपर कटिंग वाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे अब आपने पेपर ऐसे कोई कट कर लिया, ठीक है, उसमें ऐसे खाने बना के लिख लो और फिर आप बना के देखो, बहुत सिंपल, आपको समझ में भी आ जाएंगे और आपका आंसर भी आ जाए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिसमें किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। ठीक, अब वही यहाँ पे ABCD आपको पूरी लिखनी है, कोडिंग करनी है, फिर बताना है कि कौन कौन सी नंबरिंग का ये आएगा। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं, फिर से ये कंट्री वाला है। ठीक है, कि वर्ड होगा पहले क्या होगा, फिर महाद्वीप होगा, ऐसा बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे सीधे मैं आंसर ही बता दें, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ICT में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक्स के CEO है। ठीक है, एक्स के CEO पूछे गए हैं, तो लिंडा याकारिनो एक्स की CEO हैं। ठीक है, फीमेल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है। तो ये सबको ही पता होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम में टी का क्या अर्थ है। ठीक, एटीएम में टी का अर्थ होता है टेलर, क्योंकि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपसे आपकी अलग से क्लास है, जिन्होंने नहीं देखी वो लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है Ctrl+E। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो कंप्यूटर मतलब कि वायरस ना आ जाए और सारी चीज़ों की देखभाल कौन करता है, तो इसको बोलते हैं फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे खाली स्थान दिए, दो पक्ष के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो ये बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, या फिर SLA बोलते हैं, या प्रोटोकॉल, तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा होता है आपका HTTP, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट। HTTP की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, हाइपर टेक्स्ट
इसके बाद ट्रांसफ़र और प्रोटोकॉल। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी पूछी जाती है तो आप बता पाएँ। वैसे मैंने इसके फुल फॉर्म वाले जो जनरल एब्रीविएशन करवाए हैं उसमें भी इसको बताया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर पे MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? MS ऑफिस, MS वर्ड, विंडोज़ मीडिया या फिर एडब एक्रोबैट। तो विंडोज़ मीडिया का प्रयोग किया जाता है जब हम लोग MP4 मतलब वीडियो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो एंटीवायरस की मैंने क्लास भी करवाई है, आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखी है। ठीक है, और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी चीज़ें करवाई जा चुकी हैं आपको। यहाँ पे है कैस्पर, स्काई, नॉर्टन, अवास्ट, तो लिनक्स ये नहीं होता है क्योंकि ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे आपका माइक्रो लिनक्स पहले के टाइम में यूज़ करते थे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंटीवायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है तो क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या फिर क्यूरी लैंग्वेज या फिर OQL। तो ये OQL होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? ब्रैडन इच ने, विलियम एंथोवन ने या फिर जॉर्ज ईस्टमैन ने या फिर एमिल अर्लेन मेयर ने। तो ये किया था ब्रैडन इच ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, वह टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तो वो बोला जाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है? तो CPU को जाना जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? एनओसियन प्राइवेट कंपनी या फिर इंटेल कॉरपोरेशन या फिर PLX डिवाइसेज या फिर एनवीडिया कॉरपोरेशन। तो ये बनाया गया था आपका इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली निब्बल को क्या बोलते हैं, कहा जाता है? तो इसको हाफ बाइट बोलते हैं, इसके बाद टेट्रॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रोइड। ठीक है, तो अगर टेट्रॉइड भी पूछा गया है तभी ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन में दिया है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, एक ही बात होती है। और हाफ बाइट बोलते हैं, बिट मत करके आना, बाइट बोलते हैं। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम स्तर कितने पे सेट रहता है? मतलब कोई भी PDF फाइल है, कोई भी आपकी वर्ड की फाइल है तो वो हमेशा कितने में सेट रहती है? 100% में। आपने देखा होगा, फिर आपको अगर जूम करना है तो उसको और बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी भी जो मैं PDF फाइल यूज़ करती हूँ, जो मेन 100 में होगी, फिर इसको जूम करके कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितना भी नहीं, उसमें भी लिमिट होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो मेन मेमोरी की जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर को, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है? जो टूल्स होते हैं उसमें ये होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रोसेड डेटा को के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या होती है? इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। प्रोसीड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं? जो प्रिंट और स्क्रीन कीज होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस की। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। हम लोग जो नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इस ये वाला पार्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग निम्नलिखित आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया था? तो ये धारा यहाँ पे पूछी गई है, तो धारा है आपकी 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 दा मतलब है D में निम्न को परिभाषित किया गया है। तो इसमें किसको परिभाषित किया गया? इसमें स्कूल को परिभाषित किया गया है।
इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? 2003 से 2004 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नई बचत योजना बालिकाओं के लिए है? तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, इसके बाद है बाल मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पूछा गया है। तो 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु, इसको बोलते हैं बाल मृत्यु दर। ठीक है, ये सारी क्लास मैंने करवाई है, आप लोग ने अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इसके बाद है बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 की किस धारा में साप्ताहिक अवकाश की बात कही गई है? तो ये किस धारा में की गई है? जो आपका सेक्शन 8 है उसमें बताया गया है कि आपकी वीकली हॉलीडे होगी। ठीक है, इसको भी मैंने अच्छे से करवाया, आप लोग देख सकते हैं। इसका अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में बालक परिभाषा, मतलब जो चाइल्ड बताया गया है वो पूछा गया है कि उसकी परिभाषा किसने दी है, मतलब कौन से सेक्शन में दी गई? तो सेक्शन जो आपका धारा 2AA है उसमें इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग ये पोक्सो के भी क्वेश्चन यहाँ पे अभी और भी हैं क्वेश्चन पोक्सो के, वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित है? तो ये है सेक्शन 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित किया गया है? तो ये किस धारा में किया गया है? 2016 की धारा में वर्णित किया गया है। ठीक है, सबसे लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंग अनुपात का पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, हरियाणा में है ये सबसे कम लिंग अनुपात। ठीक है, बट मुझे तो यही लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि सारा अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। ठीक है, हॉस्टल की ड्रेस कोड नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे संभाल सकता है? मतलब हॉस्टल में ड्रेस कोड रखा गया है, उसका बच्चे नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं तो क्या करेंगे? चेतावनी जारी करना, ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करना। ठीक है, इसके बाद है छात्रों को बिना किसी चेतावनी के तुरंत निष्कासित कर देना, छात्रों को उनकी पोशाक के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना, इसके ड्रेस कोड के उल्लंघन को नजरअंदाज करना। तो यहाँ पे आराम से आंसर हम लोग बता सकते हैं, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वार्डन छात्रावास में छात्रों के बीच शैक्षणिक संबंधी तनाव को कैसे दूर करता है? शैक्षणिक दबाव बनाना, शैक्षणिक दबाव बना सकते हैं, उम्मीद करना कि ये समस्या अपने आप सुलझ जाए, या फिर छात्रों को एक दूसरे के समर्थन और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए प्रोत्साहित करना। एक और ऑप्शन है, अभी आप लोग टिक नहीं करेंगे। ठीक है, छात्रों को दूसरे के साथ शैक्षणिक चुनौतियों पर चर्चा करने से हतोत्साहित करना। तो यहाँ भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा। और जो लोग, जब मैं करवाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि बहुत सिंपल है, ये सिंपल नहीं है। ठीक है, इतने बड़े पब्लिकेशन हाउस वाले इतने सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मेरे भी क्वेश्चन मैं सारे टाइप के करवाऊंगी आपको। अभी तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुए, अभी कितने हुए ही हैं आपके, 3-4 हुए हैं लगभग। ठीक है, तो आप लोग परेशान न हो, सब कुछ करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्डन को छात्रा से चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? बिना जांच शिकायत करने वाले आरोप लगाएं, शिकायत को गलत मानकर नजरअंदाज कर दें, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करें, मामले की संभालने के लिए तुरंत पुलिस बुलाएं। तो विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करें, मतलब पता लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, वार्डन द्वारा छात्रावास स्वच्छता प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपायों में शामिल नहीं है सफाई कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन न करना, विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित करना, छात्रावास स्वच्छता का निरीक्षण और मूल्यांकन करना। तो सफाई कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन न करना, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम मूल्यांकन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छात्रावास वार्डन निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? ठीक है, शक्ति और सत्तावादी व्यवहार, मतलब कि बस हिटलर बन जाओ ऐसा होना चाहिए, धैर्य और सहानुभूति, एकांत और अलगाव को प्राथमिकता, इसके बाद नियमों को लागू करने में विमुखता। तो धैर्य और सहानुभूति, मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि जिस बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा धैर्य होगा ना, उसकी ही हॉस्टल वार्डन की जॉब लगेगी, जो बहुत ही कम देखा जाता है। ग्रुप भी मैंने इसीलिए बंद कर दिया है, तो पता है अलग ही चल रहा था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप में सम्मिलित होगा
छुट्टी पर जाने की तारीख, छुट्टी का उद्देश्य, छात्र किसके साथ जा रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। मूवमेंट मतलब जाने आने वाली जो प्रक्रिया है वो किसमें आएगी, मूवमेंट रजिस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है। स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचें। हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायत करें, आलोचना करें। प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा दें। छात्रों को प्रबंधन के निर्णयों के विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो कौन सा है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है ये तो बहुत सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया है, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या फिर सारे ही। तो एकलम मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो मेन आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच झगड़ों से निपटने में वार्डन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। मुद्दे को शीघ्र सुलझाने के पक्ष लेना या फिर समस्या को नजरअंदाज करना और यह आशा करना कि यह अपने आप ही हल हो जाएगी। दोनों पक्षों को सुनना, उचित समाधान निकालना। इसके बाद स्थिति को समझे बिना इसमें शामिल छात्रों को दंडित करना। तो यहाँ पे भी सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहाँ छात्र मादक द्रवों का सेवन में शामिल है। मतलब कुछ ऐसे अनवांटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनमें शामिल हैं, ड्रग्स वगैरह के एडिक्ट हो चुके हैं, तब क्या करेंगे। समस्या से बचना और भविष्य में अपने आप सुलझने की उम्मीद करना। मामले की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को स्वयं स्थिति का प्रबंधन करने की अनुमति देना। तो यहाँ भी आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है। टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग कर दें। छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यों की गतिविधियों की व्यवस्था करें। या फिर अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कर्फ्यू लगा दें। छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में कितने समय अंतराल पर बिस्तरों को धूप दिखानी अनिवार्य है। ये तो नया क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, 1 माह में 2 बार, 1 माह में 1 बार, 1 माह में 3 बार, 1 माह में 3 बार, 1 माह में 3 बार, अच्छा 2 माह में 3 बार। तो यहाँ पे 1 माह में 2 बार तो धूप दिखानी चाहिए। वैसे भी हम लोग घर में भी ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि बताया कि हॉस्टल वार्डन आप पेरेंट ही समझ लो कि आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है, इससे हम आप कैसे करेंगे, यही चीज़ है। इसके छात्रावास में छात्रों का रिकॉर्ड रखने का दायित्व किसका होता है। रिकॉर्ड रखने का दायित्व किसका, छात्रावास अधीक्षक का, अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक, सुरक्षा गार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रावास अधीक्षक का पूरा दायित्व है रिकॉर्ड रखने का। ठीक है, छात्रावास का प्रभारी कौन होता है छात्रावास अधीक्षक, वार्डन, सुरक्षा गार्ड, काउंसलर। छात्रावास अधीक्षक छात्रावास का प्रभारी होता है। ठीक है, प्रभारी का मतलब होता है कि जिसके अंडर में सारी चीजें करे। बाकी वार्डन जो होते हैं वो मेन रोल उसका ही होता है छात्रावास में। और यहाँ पे हॉस्टल वार्डन नहीं लिखा है इसलिए भी इसको टिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके छात्रावास केयर टेकर की जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है। छात्रावास कमरों की सूची तैयार करना, छात्रों की सूची तैयार करना, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ परमानेंट एंड टेम्परेरी, मतलब छात्रों की स्थायी एवं अस्थायी पतों का रिकॉर्ड रखना, या फिर इन सारे ही ये सारी चीजें की जाएंगी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रावास सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। छात्रावास अधीक्षक, सीनियर वार्डन, वार्डन ऑफिसर, केयर टेकर। तो किसके द्वारा की जाती है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट मतलब छात्रावास अधीक्षक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई में कैसे योगदान दे सकता है। कठोर नियमों कानून लागू करके, शैक्षणिक शिक्षण परीक्षा की तैयारी प्रदान करके, एक सहायक और पोषणपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देकर, असीमित स्वतंत्रता, न्यूनतम पर्यवेक्षण को अनुमति देकर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सी आंसर सही हो जाएगा। मतलब एक
होमली इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ हो तो उसे किस अवधारणा का प्रयोग करना चाहिए? प्रतिनिधिमंडल, विकेंद्रीकरण, प्रबंध का दायरा या फिर सारे ही? तो ये सारे ही इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हॉस्टल में सुरक्षा का कार्य किसका होता है? टीचर, वार्डन, प्रधानाचार्य, चपरासी? तो ये तो सिंपल सा है, वार्डन का ही कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, आवासीय छात्रावास प्रबंध समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? संबंधित विद्यालय के प्राध्यापक या फिर प्रखंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित विद्यालय की शिक्षा समिति के सचिव। तो कौन से हो जाएंगे? ये सारे ही हो जाएंगे, सबकी जिम्मेदारी होती है छात्रावास में जो भी बच्चे रहते हैं उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, छात्रावास विद्यार्थी में स्वच्छता के लिए के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? स्वच्छता पर कविता लिखवानी चाहिए, स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहिए, स्वच्छ स्थानों पर पर्यटन या फिर विद्यार्थियों को साफ सफाई का नियमित अभ्यास कराना, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना? तो यही वाला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपायों में शामिल है नियमित सफाई कार्यक्रम, व्यक्तिगत स्वच्छता या फिर समुचित भंडारण स्थान, लॉकर, अलमारी, खाद्य भंडारण और निपटारण? तो इनमें से लॉन्ड्री प्रबंध और निरीक्षण एवं मूल्यांकन उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये मतलब सारे ही विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास के वरिष्ठ वार्डन एवं वार्डन की नियुक्ति किसकी सिफारिश से की जाती है? तो ये किसकी सिफारिश से की जाती है? वाइस चांसलर, डीन, अधीक्षक, अधीक्षक व डीन? तो ये अधीक्षक और डीन की सिफारिश से की जाती है। नेक्स्ट है, छात्रावास प्रबंधन क्या है? छात्रावास का प्रशासन, समन्वय, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है? दोनों ही होता है छात्रावास, मतलब हॉस्टल मैनेजमेंट में दोनों ही चीजें आ जाती हैं। ठीक है, छात्र छात्राओं के संबंध में लाइट आउट का तात्पर्य क्या है? वह समय जब छात्रों को सभी लाइटें बंद करके सोना है, एक मनोरंजक गतिविधि जिसमें फ्लैश लाइट और गेम शामिल हैं। इसके बाद है, वह समय जब छात्र अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग मंद गति के साथ करते हैं। छात्रावास के सामाजिक कैलेंडर में एक विशेष घटना? तो ये क्या होती है? जो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब जो मोबाइल उपकरण है उनका मंद मतलब स्लो लाइट या स्पीड में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संगठन में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की मात्रा व गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मांग का पूर्वानुमान, आपूर्ति का पूर्वानुमान, मांग का पूर्वानुमान, आपूर्ति का पूर्वानुमान, पर्यावरण का पूर्वानुमान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छात्रावास में स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए कौन से कार्य प्रतिबंधित होने चाहिए? छात्रावास में धूम्रपान, मादक पेय पदार्थों का सेवन न करना, कमरे में खाना बनाना या फिर अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना? तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो प्रतिबंधित होनी चाहिए? तो यहाँ पे छात्रावास में धूम्रपान करना ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी प्रतिबंधित ही होनी चाहिए। इसके बाद मादक पेय पदार्थों का सेवन ना करना, ठीक है, ना करना, तो ये तो ना करना बोला गया है। इसके बाद है कमरे में खाना बनाना, ये भी। इसके बाद अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग, तो 2 को छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे आपके 1, 3, 4। अब 1, 3, 4 कहाँ पे है? 1, 3, 4 और यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही दिया गया, सी ऑप्शन वैसे हो जाएगा आपका, क्योंकि 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन हॉस्टल में प्रवेश प्रक्रिया प्रबंध करता है? वार्डन, शिक्षक, प्रधानाचार्य या फिर चपरासी? तो ये वार्डन के द्वारा की जाती है। हॉस्टल में ज़्यादा छात्रों को संभालने के लिए क्या जरूरी है? अनुशासन बनाए रखना, व्यक्तिगत ध्यान, पारस्परिक संघर्ष का समाधान या फिर उपरोक्त
सभी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रावास में उपस्थिति कितने समय होती है, मतलब कितने बार होता है। जो लोग हॉस्टल में रहे हैं उनको पता होगा कि कितने बार होती है। ठीक है, 3 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम या फिर 1 टाइम। तो ये 2 टाइम होती है। ठीक है, एक तो सुबह और शाम को भी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 91। यहाँ पे पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है, काठ का उल्लू। तो मतलब क्या हो गया, मूर्ख। इसके शब्द चौमासा समास की किस श्रेणी में आता है। तो ये समास पूछा गया है यहाँ पे, तो द्विग समास में ये आ जाता है। ठीक है, इसके सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव शब्द में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि यहाँ पे होती है। किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में 2 शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा जोड़ा है, तो कूल और तीर यहाँ पे है जो एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, निम्न वाक्यों से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो विशेषण संबंधी वाक्य यहाँ पे चुनना है। तो रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। इसके बाद धीरे धीरे बोलो। तो क्या है, चित्र यहाँ पे विशेषता वाला कौन सा हो गया, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, इसको संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा की परिभाषा ही पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम क्या है। अनाथ का विलोम शब्द पूछा गया है, रेखांकित यही है। ठीक है, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। तो रेखांकित इतनी है, सुनी जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये कौन सा पदबंध है। तो ये हो जाएगा आपका क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध अंश आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा, तुमको, अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ठीक है, इन ए पिकल। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इन ट्रबल। ठीक, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स। इसका जंप ऑन द बैंड वैगन। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन ए सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाए। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो करेक्ट लिखा गया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, जेन्युइन। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्सेटाइल दिया गया, इसका आपको एंटोनियम्स मतलब विलोम शब्द बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, जेनरिक। तो इसका पर्यायवाची बताना है। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हेमंत सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट प्लीज टेल भारत आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM। तो इस यहाँ पे क्या पूछा गया, इनडायरेक्ट शब्द पूछा गया। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमंत रिक्वेस्टेड द होटल रिसेप्शनिस्ट। क्योंकि जहाँ पे हम लोग कुछ कोई चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ रिक्वेस्टेड ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इसको पैसिव वॉइस में बताना है कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे बताना है हिमा दास द रिजाइनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हु द नेशनल रिकॉर्ड वोन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ जो खाली स्थान पूछा गया है यहाँ पे कौन सी चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे होल्स आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया। आई ऑर्गेनाइज माई ड्रेसिंग टेबल बाय पुटिंग ऑल द रबर बैंड्स, फिर है द ड्रॉयर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इन हो जाएगा, इन द, क्योंकि ड्रॉयर के अंदर ही सारी चीजें रखी जाती है, मतलब उन्होंने बताया कि सारी रबर बैंड कहाँ रखी, ड्रॉयर के अंदर। ठीक है, अब जिनकी हिंदी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है हिंदी, उनके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम लेना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चाहे वीर अने। ये काफी फेमस रचना है और किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि नहीं है, मतलब इनमें से कौन कवि नहीं है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो प्रेमचंद जी जो है वो कवि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। मतलब भाषा में कौन है जो शब्द और अर्थ की स्पष्ट से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो कौन हो जाएंगे, अलंकार हैं, जो भाषा में अलग ही, जैसे आपके बहुत सारे अलंकार होते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मात्रिक समछंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो वो आपकी कहलाती है चौपाई। ठीक है, वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन हैं, तो ये किसने कहा था, विश्वनाथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि कौन सी है। ये देखो क्वेश्चन अभी फिर से पूछा गया था, तो रीजनल लैंग्वेज में भी आपके क्वेश्चन जो जनरल हिंदी वाले हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ से भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट अच्छे मिल रहे हैं, और मैं भी जल्दी करवाने वाली हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, उसमें ही मैं आपको थोड़े थोड़े हिंदी के टर्म बता दिया करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज दरबार में कौन सा समास है, तो राज दरबार में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, मतलब राजा का दरबार। कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ वर्ड कौन सा नहीं है इसमें, आ ओष्ठ वर्ड नहीं है। इसका नेक्स्ट है, मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सी पंक्ति का गलत वाक्य। ठीक है, मरम वचन जब सीता बोला, बोला लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सीता बोली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार हैं, तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस नंबर 4 था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन बाई चांस गलत है, इस बार मैंने कोशिश की कोई भी आंसर गलत ना हो, फिर भी अगर कुछ गलत आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको करेक्ट कर दूँगी। ठीक है, मतलब जो आपको आंसर की दूंगी इसमें सही बता दूंगी। ठीक है, और भी जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं वो भी आप लोग करते रहिए, क्योंकि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये नहीं कि केवल यही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, लेकिन हाँ जैसे कि मैंने बोला कि 80% ये आपको हेल्प कर सकता है। और वैसे भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो वो सही है, क्योंकि पेपर आपका जब भी होगा, पेपर होगा ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी कब होगा इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, क्योंकि करेक्शन विंडो भी नहीं ओपन हुई है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और क्योंकि हम लोगों के हाथ में केवल मेहनत करना ही है, वही कर सकते हैं, वही करते रहें, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और इसी प्रकार की क्लासें अपडेट के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।